नमस्कार 11th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। कल तक हमने हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई एक कहानी गलता लोहा का अध्ययन प्रारंभ किया था। कल की कक्षा में उस आधी कहानी में हमने देखा कि मोहन का मित्र जो गंगाराम का पुत्र था धनाराम किस तरह से अपने लोहारगिरी के काम में सिद्धहस्तता हासिल कर रहा था, लेकिन मोहन जिसके विषय में वहाँ के जो मास्टर साहब थे जिसका नाम था त्रिलोक सिंह, उन्होंने जो अपना विश्वास उसके भविष्य में जता रखा था, उस विश्वास को किस हद तक मोहन जो है पूर्ण कर पाता है, उस पर खरा उतर पाता है। तो आइए अपनी उसी कहानी के विषय में चर्चा करते हैं, जिसमें शेखर जोशी ने नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात करते हुए बताया कि कहानी के नवीन विषयों को किस तरह से सामाजिक सत्यता की पृष्ठभूमि पर उतारा और बताया कि जहां जातिगत और वर्गगत भेदभाव उनके कार्यों से आंके जाते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्य तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता और जाति के आधार पर भी किसी को श्रेष्ठ और किसी को निम्न का दर्जा दिया जाना उचित नहीं है। और इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने इस बात को प्रमाणित भी किया है कि मोहन जैसा छात्र जो है, जो ब्राह्मण संप्रदाय में उत्पन्न होने के पश्चात भी वहाँ पला बढ़ा और संस्कारित होने के बावजूद भी अपने उसी पैतृक धंधे में दक्षता हासिल नहीं करता है, बल्कि उसकी रुचि होती है अपने ही मित्र धनाराम के कार्य के प्रति, और उसी कार्य में पारंगतता हासिल करने के पश्चात वो किस तरह से अपने हुनर को अपने मित्र धनराम के समक्ष जो है उपस्थित करता है, और धनराम भी उसको देख करके वास्तव में बहुत प्रभावित होता है। तो आइए जानते हैं मोहन के साथ क्या हुआ। तो प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने स्कॉलरशिप प्राप्त करके त्रिलोक सिंह जी के कही गई भविष्यवाणी को थोड़ा बहुत सिद्ध कर दिया। छात्रवृत्ति उसे मिली तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले जो वंशीधर तिवारी जी थे, उनका भी हौसला बढ़ गया। उनको लगा कि वास्तव में अरे मेरे बच्चे ने पढ़ाई के क्षेत्र में इस तरह की छात्रवृत्ति हासिल करी है, यानी वो वास्तव में त्रिलोक सिंह जी की जो बात कही गई है उसको पूर्ण करेगा। वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। क्यों? क्योंकि दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी भी तरह अपने परिवार का आधा ही पेट भर पाते थे और सोचते थे कि मोहन पढ़ लिख कर इस पूरे वंश का जो दरिद्रता है उसको मिटा देगा। यही उनकी हार्दिक इच्छा भी थी। लेकिन इच्छा होने से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूरी पर था। अब खाली 4 मील दूरी ही नहीं, बल्कि रास्ते में पड़ने वाली एक नदी थी। उस नदी के अंदर जो पानी था वो बारिश के मौसम में और ज्यादा जो है उसका स्तर बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए जल स्तर को पार करते हुए उस दूसरे गांव में जाना, वहां से पढ़ लिख कर फिर वापस से अपने गांव की ओर लौटना बहुत ही मुश्किल लगता था। तो क्या होता है देखिए कि 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली जो नदी थी वो भी एक समस्या थी। तो भी वंशीधर जी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और अपने लड़के का नाम उस स्कूल में लिखवा दिया, यानी उसका एडमिशन करवा दिया। मोहन रोज लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर आता तो पिता जो है पुराणों की कथाओं को सुना करके अपने विद्या व्यसनी, यानी विद्या को एक व्यसन यानी एक लत बना लेना, ऐसे बालक का उदाहरण दे देकर अपने बच्चे के मनोबल को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते। अब बारिश के दिनों में नदी पार करना बहुत मुश्किल था। वंशीधर जी ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा डाल दिया। यानी नदी पार कोई व्यक्ति था जिसके घर पर वंशीधर जी ने जाकर के अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न किया था, और वो व्यक्ति जो है वंशीधर जी से बहुत प्रभावित था। तो उन्होंने किसी तरह से प्रार्थना करते हुए अपने पुत्र को उनके घर में ही रखने का निश्चय किया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन भी खा पी कर स्कूल जाता, छुट्टी में नदी पार नदी उतार पर होने पर अपने वापस गांव आ जाता है। जब कभी छुट्टियां होती तो अपने गांव आता। और संयोग की बात थी कि एक बार छुट्टी के पहले, भाई छुट्टी के पहले दिन यानी छुट्टी होने वाली है और उसके पहले दिन ही क्या हुआ, उसे एक दिन पहले नदी का पानी उतार पर था।
ठीक है। मोहन कुछ घसियारों के साथ, घसियारा जो ये घास फूस आदि काट कूट कर अपने घर ले जाते हैं, उनके साथ नदी पार करके घर की ओर आ ही रहा था कि पहाड़ी के दूसरी ओर भारी बारिश होने के कारण अचानक से नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में क्या थे? झाड़ झंखाड़ थे, ठीक है, थोड़े बहुत पत्ते वगैरह थे। लेकिन अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि उनको लग गया था कि आगे शायद ये पत्ते घास फूस आ रहे हैं, इनकी मात्रा बढ़ गई है, यानी पहाड़ी इलाके में खूब तेज मूसलाधार बारिश हुई है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का एक खूब तेज रेला उन तक आया। रेला यानी पानी का एक बहुत तेज प्रवाह। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हुए। इस घटना के बाद वंशीधर जी घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। अब बिरादरी यानी अपने ही ब्राह्मण संप्रदाय के एक संपन्न परिवार का युवक था जिसका नाम था रमेश। वह उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर जी ने मोहन की पढ़ाई के विषय में उसके सामने अपनी चिंता बताई, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति दिखाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी रह रहे हैं, एक और बढ़ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वो अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेगा। अब रमेश ने तो ये सुझाव दिया वंशीधर जी को, जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। उनकी आँखों में पानी छलछलाने लगा और भरे गले से वे इतना ही कह पाए, बिरादरी का यही सहारा होता है। यानी एक ही जात-पात के व्यक्ति जो है दूसरों को मदद करते हैं, और फिर क्या चाहिए। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ-बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ पहुंच गया। यानी रमेश जब वहां छुट्टियां बिता करके अपने लखनऊ की ओर लौटा था, तो बेचारा मोहन भी अपने माता पिता को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर उसके साथ लखनऊ चला गया। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। देखिए कि किस तरह से माता पिता की अनुपस्थिति में एक बच्चा जो इतना बुद्धिमान था, मेहनती था और अपने किसी भी हुनर के अंदर, किसी भी कला के अंदर वो प्रवीणता हासिल करने वाला था, लेकिन उसके भविष्य को किस तरह गर्त की ओर पहुंचा दिया गया। क्या होता है उसके साथ, देखते हैं कि अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, उनका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वो मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। यानी अब मोहन को पढ़ने का समय नहीं मिलता था, बल्कि जो वहां की औरतें थी, ना केवल घर की बल्कि आस पड़ोस की भी, वो अपना कार्य जो है मोहन से ही करवाया करते थे। जैसे उदाहरण दिया है, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इस तरह बेचारा मोहन जो है अपने पढ़ने के कीमती समय को जाया करता गया। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले जो रमेश है, रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बदलाना बतलाना जो है अपने सम्मान के खिलाफ था। यानी जब कभी कोई मोहन का परिचय पूछता तो रमेश जी को उसके बारे में कि मेरा छोटा भाई है कहते शर्म आता था, क्योंकि वो जो है दफ्तर में बाबू थे, और जबकि मोहन बेचारा कम पढ़ा लिखा और वहां भी आस पड़ोस में लोगों के कार्य को हाथ बटाने वाला था, तो ज्यादा से ज्यादा एक नौकर की सी हैसियत थी। उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वो नहीं देता था, इस बात को मोहन भी समझता था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद, यानी थोड़ा बहुत जो है लाग लपेट करने के बाद, रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। पिता से तो ये क्या क्या था कि हमारे पास रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए कि माता पिता की अनुपस्थिति में एक बालक का किस ढंग से जो है उसके भविष्य को खराब किया जा रहा है। लेकिन एकदम नए वातावरण में और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वो मेधावी छात्र जो है वो शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चल रहा था, यानी एक ही पटरी पर उसका जो है जीवन का गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही थी। उससे कुछ भी परिवर्तन, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। साल भर में बेचारा एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाता था, और वो भी मौका मिलता तो ठीक है, वरना उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता तो उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। यानी अगर कोई गांव जाने वाला व्यक्ति होता, रमेश या कोई और, तो मोहन को भी जाने का मौका मिल जाता। अगर वो भी कोई नहीं जाने वाले होते थे तो फिर 1 साल की देरी।
अगले साल फिर कभी मौका मिलेगा तो वो जाएगा, वरना छुट्टियों को अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजारना पड़ता था। अब अगले दर्जे की तैयारी तो क्या थी, एक बहाना थी, क्योंकि सवाल था रमेश और उसकी गृहस्थी की सुख सुविधा का। भाई मोहन है तो वो क्या करेगा, वहां उनकी घर की परिस्थितियों में उनके कार्यों में हाथ बटाएगा तो गृहस्थी को सुविधा मिलेगी। अगर मोहन चला जाएगा तो फिर वो काम उसकी बजाय कौन करेगा, मतलब वही जो काम एक नौकर की हैसियत से वो मोहन से करवा लिया करते थे, अगर मोहन वहां नहीं हो तो उनको असुविधा का सामना करना पड़ता। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। अगर वो घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाए तो वो बेचारे दुखी होंगे, और वो उनको दुखी नहीं करना चाहता था, जबकि पिता दूसरी और उसके भविष्य के सपने, उज्जवल भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त करके छुट्टियों में मोहन गांव आया। जब वह लौटकर वापस से लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती इसी मुद्दे पर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई से तो अच्छा आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में एडमिशन दिला दिया। अब वहां पर मोहन की दिनचर्या में फिर भी कोई अंतर नहीं आया। वो पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। भाई उसने को थोड़ी बहुत टेक्निकल अगर एजुकेशन ली है तो उसी तकनीकी शिक्षा को वो किसी फैक्ट्री या कारखाने में लग कर उसको जो है काम में लेना चाहता था। वंशीधर जी क्या सोचते हैं, देखो वंशीधर जी जब भी मोहन के विषय में अगर उनसे कोई पूछता था वो उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बात बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ उनको गहरा दुख हुआ बल्कि वो लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। धन्नाराम ने भी एक दिन मोहन के बारे में पूछा तो घास का एक तिनका तोड़ करके वंशीधर जी ने अपने दांत खोदते हुए बताया कि उनकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं दे करके वो बहुत बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धन्नाराम त्रिलोक सिंह मास्टर जी की भविष्यवाणी पर उसको पूरा विश्वास था। उसको लगा था कि भाई ऐसा होना ही था और ऐसा ही सबने सोचा था। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगे इसका संतोष लेकर वंशीधर जी आगे बढ़ गए, यानी उन्होंने वास्तविकता धन्नाराम को बताई नहीं। उनको यूं लगा कि अगर तिनका मुंह में लेकर के अगर मैं ये असत्य भाषण कर रहा हूं तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। धन्नाराम के शब्द थे, मोहन लला तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। ये शब्द वंशीधर जी को बहुत देर तक कचोटते रहे, यानी पीड़ा पहुंचाते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर जी की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन में कई प्रसंगों पर मोहन और धनाराम बातें करते थे, यानी अपनी पुराने अध्यापक के विषय में, उनकी आदतों के विषय में, स्वभाव के विषय में, कक्षाओं के विषय में, बचपन की कई यादों के विषय में। तो धनाराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर, हंसुआ जो मैंने आपको बताई थी दराती, उसके पीछे का जो हत्था होता है उसको, उसमें से हंसुए को जो है हंसुए के पीछे के हिस्से को उस बेंत में से निकाल लिया। अब उसको भट्टी में तपाया, मन लगाकर उसकी धार गड़ दी, यानी उसको आगे जो हमने पढ़ा था कि उसकी धार कुंद हो चुकी थी, यानी उसकी धार कम हो गई थी, उसको उसने अच्छी धार दे दी। अब गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में भी काफी समय लगता था, तो धनाराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी। भाई उसने हाथों हाथ उसको पकड़ा दिया कि भाई वो ठहरा ब्राह्मण जात का और वो ठहरा लोहार, तो दोनों को ज्यादा समय तक एक साथ बैठना भी वहां जो समाज था वो समाज के नियमों के खिलाफ था। ठीक है। अब क्या हुआ, क्या कहते हैं, देखो माफी मांग रहे हैं कि बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता कि भाई मोहन तुम क्यों आए। हालांकि वंशीधर जी तो बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन किसी और के हाथ भिजवा देते तो मैं भी फिर भी आपको तत्काल यानी उसी समय बना करके दे देता। मोहन ने उनके जवाब में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर के वह फिर वहीं बैठा रहा और जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं हो, यानी वो अपने दोस्त के पास बैठा रहा। वहां गांवों में, उस ग्रामीण वातावरण में, उस समाज में क्या था नियम, देखिए कि सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था।
किसी भी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़े तो खड़े-खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के खिलाफ समझा जाता था। यानी उनको इतना भी अधिकार नहीं था कि वो ब्राह्मण के लोगों को बैठने की भी स्वीकृति दे दें। यानी उनको उनकी हैसियत इससे भी ज़्यादा निम्न समझी जाती थी। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गाँव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। यानी मोहन को भी इस बात के बारे में ज्ञान था, लेकिन धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था। धनराम खुद सोच रहा था, भई इसको तो काम मैंने कर दिया, अब ये जा क्यों नहीं रहा? लेकिन वो प्रकट में यानी प्रत्यक्ष रूप से उससे कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम करता जा रहा था। क्या काम कर रहा था देखो, कि लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गड़ाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। यानी एक बहुत बड़ा लोहे का सरिया है, छड़ है, उसे भट्टी में अच्छे से तपा लिया। यानी जब लोहा गलने लगा तो उसको गोलाई में मोड़ करके एक गोल सर्कल यानी पहिए की आकृति देने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से उसने संडासी पकड़ रखी थी, जबकि दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारकर निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ भी नहीं पा रहा था। यानी एक हाथ से तो उसने संडासी सी पकड़ रखी थी और दूसरी तरफ से गर्म लोहे को जैसे ही निहाई पर रखकर हथौड़े की चोट मारा था, वो भी लोहा मुड़ नहीं रहा था। मोहन थोड़ी देर तो उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर उसने अपना संकोच त्यागा और दूसरी तरफ उसने क्या किया, दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। यानी एक जगह से उसने पकड़ लिया था कि लोहा हिले नहीं और फिर धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर कुछ नपी तुली चोट यानी कुछ निश्चित निश्चित स्थान पर उसने हथौड़े की चोट मारी। अभ्यस्त हाथों से धोंकनी फूंक कर, अभ्यस्त यानी अनुभवी मतलब आदतन, जिन हाथों को इन कामों की आदत पड़ चुकी है, ऐसे हाथों से धोंकनी यानी फूंक मारने के उस यंत्र से उसने फिर से भट्टी के अंदर फूंक मारी और लोहे को दोबारा गर्म किया। फिर वापस से उस लोहे को उसी निहाई पर रखकर, निहाई यानी लोहे का एक ऐसा इतना छोटा सा वो लोहे का टुकड़ा जिसके ऊपर गर्म लोहे को रखकर उसे हथौड़े से कूटा जाता है या चोट मारी जाती है। उस निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे डाला। किसने? मोहन ने। अब मोहन का ये हस्तक्षेप इतनी फुर्ती से और इतने अचानक से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। यानी वो कुछ भी नहीं कह पाया, अवाक होकर बिना कुछ बोले मोहन की ओर देखता रहा और उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह काम में और भट्टी पर बैठकर और इस काम में अपना हस्तक्षेप करने पर हुआ कि भाई ये तो पुरोहित खानदान का व्यक्ति है और ये यहाँ ब्राह्मण के जो ये कार्य वगैरह होते हैं, धार्मिक कार्य, उनको पूरा ना करके यहाँ बैठ करके ये मेरे यहाँ पर शिल्पकारी वाला काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल वहाँ के ग्रामीण परिवेश के अनुकूल नहीं था। वह शंकित दृष्टि से इधर-उधर देखने लगा। भई उसको थोड़ी घबराहट होने लगी, इस कारण वो इधर-उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। देखिए किस ढंग से वो इस लोहे की गोलाई को अच्छे ढंग से देख रहा है। दूसरी तरफ धनराम बैठा है और इस तरफ जो है ये मोहन खड़ा होके अपने इस कारीगरी को देख रहा है। और उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। भई धनराम की ओर भी देखा कि देखते हैं धनराम मेरे इस कार्य के लिए मुझे क्या कहता है। उसकी आँखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक यानी जो कुछ नया सृजन करने वाला है, कुछ नया बनाने वाला है। उसमें ना तो किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा थी यानी होड़ थी और ना ही किसी प्रकार की हार-जीत का भाव कि भई धनराम नहीं कर पाया और मैंने कर दिया तो धनराम हार गया या मैं जीत गया, ऐसा कोई भी भाव नहीं था। यानी कुल मिलाकर बात वही है कि नई कहानी का सूत्रपात करने वाले और उसमें इस आंदोलन को और ज्यादा तुल देने वाले कौन? शेखर जोशी जी ने एक ऐसी प्रतिनिधि कहानी या एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसमें बताया है कि जो निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन है वो किस तरह से
विपरीत परिस्थितियों के चलते हुए कैसी मनोदशा पर पहुंचा और ऐसी मनोदशा में वह शिल्प कला के अंदर दक्षता हासिल करने के लिए किसी भी जाति या संप्रदाय से संबंधित होने की बात को महत्व नहीं देता है। यानी उसके लिए ये जो जातीय अभिमान है, ये बेमानी है, व्यर्थ है। और इसीलिए उसने सामाजिक विधि निषेधों को एक साइड में रख दिया, एक ताक में रख दिया और धनराम लोहार के आफर पर बैठ करके उसने उस लोहे की छड़ को और गोलाकार आकृति देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। तो इस प्रकार एक नवीन प्रस्तावना, एक नवीन पृष्ठभूमि, एक नवीन शीर्षक और नवीन कथानक के साथ इस कहानी ने हमारे इस समाज को एक अच्छा जो मूल्य है, एक अच्छी नैतिक सीख है वो प्रदान की कि जो जातीय अभिमान है या जातिगत भेदभाव है या जाति के आधार पर जो कार्य विभाजन किया गया है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिसमें जैसी दक्षता हो वह उसी श्रेणी का कार्य कर सकता है और इसमें किसी तरह का कोई संकोच, किसी तरह का कोई असमंजस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर कि उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। किताबों की विद्या जिसमें मोहन जो है वो जो भी प्रश्न का उत्तर देता था, है ना? और वो जो है त्रिलोक जो मास्टर जी थे उसको संतुष्ट भी करते थे, न केवल संतुष्ट करते थे बल्कि फिर जो बच्चा नहीं उत्तर दे पाता था उसको जो दंड देने का अधिकार भी जो है वो मोहन को ही मिल जाता था। और घन चलाने की विधा तो धनराम ने सीखी थी। किससे सीखी थी? अपने पिता गंगाराम से सीखी थी। लेकिन इसी विधा को बिल्कुल पारखी आंखों से देखते रहने के कारण मोहन भी इस विधा में पारंगतता को हासिल कर चुका था। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? क्योंकि मोहन बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला था। वो अन्य सहपाठियों के प्रति भी बिल्कुल स्नेह और प्रेम का भाव रखता था। हालांकि वह उनको दंड भी दिया करता था, लेकिन मास्टर जी की आज्ञा से। यानी मास्टर जी के बदले में मोहन को ये अधिकार दे दिया जाता था ताकि वह उन बालकों को दंडित करे जिन बालकों ने मास्टर जी के दिए गए सवालों को पुष्ट नहीं किया है या उनका प्रत्युत्तर नहीं दिया है। तो धनराम के साथ भी ऐसा कई बार हुआ कि मोहन के द्वारा उसको दंड दिया गया, लेकिन फिर भी मोहन के स्वभाव को देखते हुए उसमें जातीय अभिमान बिल्कुल नहीं था और वह सरल हृदय व्यक्ति था। इस कारण धनाराम उसे अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? कि जब वह कई दिन तक शहर लखनऊ में रह करके वापस गांव में आता है, तो ग्रामीण जो परिवेश है जिसमें ब्राह्मण टोले को शिल्पकार के टोले में शामिल होकर खड़े हो, न केवल खड़े होने की ही आज्ञा नहीं है बल्कि वहां अगर काम करवाना होता है तो किसी और के साथ वो भेज करके वो अपना कार्य करवाते हैं। और शिल्पकार के टोले को ये भी अधिकार नहीं है कि वो ब्राह्मण संप्रदाय के लोगों को बैठने तक का कह सके। इस पर भी मोहन जो है वो जब अपनी हंसिए यानी दरांती में धार करवाने के लिए आता है, तो वहां जो है वो धनाराम को देखता है कि वो लोहे की छड़ को बहुत भट्टी के अंदर गला करके उसको एक गोलाकार आकार देना चाहता है, लेकिन जब उससे ये कार्य सही नहीं बैठता है तो मोहन जो है बिना किसी संकोच के उठता है और इस कार्य को करके दिखा देता है। और न केवल करके दिखाता है बल्कि वह धनराम की ओर इस विश्वास से भी देखता है ताकि धनराम भी उसके इस कार्य को देखकर हर्षित हो जाए और उसकी प्रशंसा करे। इसी कारण धनराम को उसके इस कार्य पर आश्चर्य होता है और इसीलिए आश्चर्य होता है क्योंकि ग्रामीण संप्रदाय में इन दोनों ग्रामीण परिवेश में इन दोनों संप्रदायों को एक साथ खड़े रहने की ही इजाजत नहीं है। बोलना और उसके कार्य में हाथ बटाना तो दूर की बात है। मोहन के लखनऊ आ जाने के बाद लेखक ने उसके जीवन को एक नया अध्याय क्यों कहा? क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण परिवेश में वहां के मास्टर साहब ने उसके उज्जवल भविष्य के विषय में विश्वास दिलाया था और वंशीधर जी भी ये चाहते थे कि मेरा पुत्र जो है पढ़ लिख कर एक उच्च पद पर आसीन हो, लेकिन जैसे ही वो लखनऊ गया तो रमेश और उसके गृहस्थी के लिए वो एक सुविधा का पात्र बनकर रह गया। वे वहां की चाची और भाभी ही नहीं बल्कि आसपास की कितनी ही चाचियों और भाभीियों के कार्य का एक साधन बन गया था और ऐसे व्यस्ततम दिनचर्या में वह अपनी पढ़ाई पर अच्छे ढंग से ध्यान नहीं दे पाया और वहाँ के जो लोग थे वो 8वीं के बाद उसके आगे की पढ़ाई के लिए सहमति भी नहीं दे रहे थे। तो मोहन के भविष्य उज्जवल भविष्य के विषय में जो कल्पनाएं की थी वो सारी निराधार साबित
हो जाती है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि लखनऊ आने के बाद जो है उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने ज़बान का चाबुक कहा? जिस समय उसने धनाराम से 13 का पाढ़ा सुना और 13 का पाढ़ा सुनाने में पूरे दिन रट्टा लगाने के बाद भी जब वो नहीं बोल पाया तो उन्होंने अ, जो संटी थी यानी एक पतली छड़ी थी, उस छड़ी से तो दंड दिया ही था, लेकिन बाद में उन्होंने ज़बानी चाबुक भी चलाए और कहा कि वास्तव में तेरे दिमाग में तो लोहा ही भरा है, यहाँ विद्या का ताप नहीं ठहरने वाला। तू भी अपने पिता की तरह सिर्फ लोहा ही कूटेगा। और ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह उनका पुश्तैनी कार्य था और ये जो पैतृक कार्य था कि पिता के बाद वह पैतृक कार्य उसका पुत्र करेगा। बिरादरी का यही सहारा होता है। यह किसने कहा? बंशीधर जी ने कहा। किस प्रसंग में कहा? जब रमेश ने उसे मोहन को जो है अपने साथ लखनऊ ले जाकर के उसकी पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से जारी रखने का सुझाव दिया। किस आशय से कहा? ताकि मोहन भी वहां जाकर के अच्छी स्कूल में दाखिला ले और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है। कहानी में यह आशय, हालांकि मोहन को वो रमेश जो है एक ही बिरादरी का, ब्राह्मण बिरादरी का होने के कारण अपने साथ ले तो जाता है, लेकिन वहां जो है वह मोहन को अपना भाई कहने में भी संकोच और अपमान महसूस करने लगता है। तो हम यहाँ बिल्कुल ये बिरादरी का सहारा जो है वहां बिल्कुल निराधार साबित हो जाता है, क्योंकि मोहन के जीवन का एक नया आयाम शुरू हो जाता है, नया अध्याय शुरू हो जाता है, उसका उज्जवल भविष्य जो है गर्त में जाने लग जाता है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए आया? मोहन के लिए आया। किस प्रसंग में आया? जब उसने धनाराम के जो लोहे की छड़ को भट्टी में अच्छे से पका करके गला करके फिर उसने उसके ऊपर जब हथौड़ी का प्रहार किया और हथौड़ी के प्रहार के कारण जो है वह लोहा जो है उसने एक गोलाकार रूप उसे दे दिया और गोलाकार रूप देने के कारण उसको लगने लगा कि वास्तव में मैंने एक अच्छा कार्य कर दिया है, कोई नवीन सृजन कर दिया है। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? वास्तव में वह जातिगत जो भेदभाव है उसको ज्यादा महत्व नहीं देता है। काम के लिए किसी विशिष्ट जात का होना आवश्यक है, इन सारी बातों को वह निराधार साबित कर देता है। किसी भी कार्य में दक्षता हासिल करने के लिए किसी किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह उस कार्य को करके सीख भी सकता है और करके सीखना ज्यादा अनुभवी होता है। तो ऐसे कई चारित्रिक पहलुओं को यहाँ पर उजागर किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हमारा पाठ जो है वो पूर्ण होता है और इस पाठ की पूर्णता के साथ हम जो है अपने गद्यांश भाग के लगभग 3 पाठों को पूर्ण कर चुके हैं। धन्यवाद आप सभी का कक्षा में शामिल होने के लिए। मिलते हैं अगली कक्षा में जिसमें हम एक नवीन विषय के साथ और नवीन लेखक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद बेटा।